की बीमारी। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई। मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया। ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमजोर है कि जरा से में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके जुकाम बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवाइयाँ ले आइए। पिताजी मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ जी तो बीमार थी, इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। माँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया? रोहित तो टिफिन लेकर ऑफिस गए हैं माँ, और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। यह क्या, खाने में इतना तेल इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी, तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओह हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में, रोहित समझा देगा उसे। देख बहू, अच्छे से समझ लेना कि इस घर में कैसा खाना बनता है। हाँ माँ जी, मैं समझ लूंगी, लेकिन अभी आप कुछ तो खा लो। ये खाना खा लूंगी तो कल का खाना खाने के लिए बचूंगी भी नहीं। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आती ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं, आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन ये मुआ रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरा इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। खाना मेरे कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उस दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ। लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना, इसलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात का हाल है, लेकिन माँ को तो हर चीज से परेशानी है। अब क्या कर सकते हैं, माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गिफ्ट से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठाऊं या तुम जल्दी उठ गई? वो माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, अच्छा अच्छा, हे भगवान ये किसकी करामत है? ये तो माँ जी की आवाज है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ? अच्छा, यह घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठाऊं। माँ जी आप कल रात भर सो नहीं पाई, तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थे ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आई। नेहा
माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है। अब मुझे ये कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही काम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोहित के बाबूजी, ये बहू मेरी जान लेना चाहती है। माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वो तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो। बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है, बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू, तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो। वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी? शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था? अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका, काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई और एक बहन। सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार? हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज से बीमार पड़ जाती हैं? जब तेज गर्मी हो, ठंड हो या ज्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज म्यूजिक, तेज लाइट या ऐसे कोई तेज स्मेल आ जाए। तो माँ जी की ये बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ। तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत कर, सीधी तरफ बता बेटा, क्या हुआ है मुझे? माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है। आपका दिल भी कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये क्या बक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बीमार हूँ। लेकिन माँ जी, रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती ना? हाँ, माँ को 20 साल की उम्र से बीमारी लग गई थी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और अब ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ रोहित की माँ, तुम्हें याद है शादी के 6 महीने बाद से तुम बीमार रहने लगी थी। अरे लेकिन वो अलग था, मुझे ऐसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? हाँ, तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी ना, और अब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, तो सच ही तो होगा। और आप तभी से बीमार ही तो रहती आई हैं। अरे लेकिन तब मैं बीमार थी ही नहीं। क्या मतलब? अरे तब मैं बीमारी का नाटक करती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बोल रही हो? हाँ, घर में इतने सारे लोग थे और सबसे छोटी बहू मैं थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता, इसलिए काम से बचने के लिए मैं नाटक करने लगी। लेकिन आपको अभी भी वही बीमारियां होती है ना माँ? हाँ, अगर नाटक था तो ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी क्यों होती है? इसका जवाब मैं देती हूँ। माँ जी कई महीनों तक नाटक करती रही, इसलिए इनके दिमाग ने धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लिया और इनका दिमाग उन बीमारियों का एहसास कराने लगा। हैं? ऐसे भी होता है क्या? हाँ माँ जी, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात बात पर बीमार पड़ने लगी तो मैंने अपने मामा से बात की जो एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया मुझे। तो ये रिपोर्ट्स? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी नेहा के कहने पर, ताकि आप सच बताएं। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ जी, और आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वाह बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफें दूर कर दी। थैंक यू और सॉरी बहू। अरे मुझे भी तो सॉरी कहो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है, वो भी झूठ मूठ की बीमारी के लिए। हाँ हाँ, आप भी माफ कर दो मुझे, बस सॉरी। तो इस तरह नेहा ने अपनी सास की बीमारी पकड़ भी ली और ठीक भी कर दी। सास बहू में हंगामा, घर आए शकुनी मामा। सुबह सुबह सास अपने भाई को फोन लगाती है। हेलो,
अरे किधर है तू? बहन की कोई खबर नहीं लेगा? यहाँ मेरी सारी सत्ता लूट रही है धीरे धीरे करके। अरे क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह ये रुदाली क्यों शुरू कर दी? ऐसा क्या पहाड़ा टूटा है? अरे तेरे धर्मराज ससुर ने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी है। पैसों का हिसाब भी उसी के पास रहता है। सिर्फ तिजोरी की ही नहीं, बेटे की चाबी भी उसी के पास है। अब उसी की बात सुनता है। अरे जल्दी से आ जाना, वरना तेरी बहन कंगाल हो जाएगी भाई। अरे बहन श्री, रहो टेंशन फ्री, आ रहा हूं मैं तेरी बहू का पासा पलटने। अगले ही दिन मामा घर में आ टपकते हैं। अरे मामा जी, पाए लागू। बहू, पाँव छू के पैरों के नीचे की जमीन खींचना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, क्या मतलब मामा जी? अरे तुमने अपनी सास के पाँव छुए और पूरे घर की सत्ता हड़प ली। साले हैं? साहब, साले साहब कब आए आप? आ तो 40 साल पहले गया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है और जुबान भी। खैर, तुम्हारी बहन पे गए हो ना इसीलिए। जीजाजी, आप काफी मजाकिया हो गए। वैसे बहू ने घर की सत्ता हड़पी नहीं है, उसको दी गई है। वो गुणी है, समझदार है और उत्साही भी है। एक किताब भी लिख दीजिए ना अपनी बहू की तारीफ में जीजाजी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे भाई, मेरे भाई आ गया तू। आजा आजा आजा, तेरे लिए पकवान बनाए हैं मैंने। हाँ हाँ साले साहब, खाइए। आपके घर में तो मिलते नहीं होंगे पकवान। क्या मतलब? मतलब आपके घर में आपकी बहन थोड़ी ना रहती है, उनके हाथ के पकवान थोड़ी ना मिलते होंगे, यही कह रहे थे ना ससुर जी? हाँ बहू, यही कह रहा था मैं। सास अपने भाई को अंदर ले जाती है और कहती है, ये हलवा खा के कुछ जलवा दिखा दे भाई। लूडो। अरे हाँ हाँ, लूडो भी खेल लेना। पहले बहू के हाथ से सत्ता लेने की कोई तरकीब ढूंढो। लूडो खेलेंगे, जो जीतेगा सत्ता उसकी। अरे पर मुझे तो खेलना ही नहीं आता। तू बस चाल चलना, पासे तो मैं फेंकूंगा और मेरे हाथ से फेंका गया पासा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं आता। अरे लेकिन तेरे जीजाजी रहेंगे तो ये काम कैसे होगा? हर रविवार जीजाजी शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठने जाते हैं। वहाँ उनकी महफिल जमेगी और यहाँ बहू के महफिल उजड़ जाएगी। अरे एक नंबर का कमीना है तू। जैसी दुनिया वैसे हम बहना। रविवार की रात सास, बहू, बेटा और सास का भाई एक साथ बैठे हुए होते हैं। अरे थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ, लूडो खेलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, हम 4 लोग हैं, आराम से खेल सकते हैं। लूडो एक ऐसा खेल है जो खेलने से ज्यादा देखने में मजा आता है। तो भांजे, तुम और हम बस देखेंगे। यानी सास और बहू में होगा मुकाबला। आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। खेल होता है शुरू। पहली बाजी बहू जीत जाती है। क्यों सासू माँ, कैसी रही? अरे एक ही खेल जीती है, इतना घमंड ना कर। खेली तो तुम बहुत अच्छा हो बहू, लेकिन ऐसे फीके फीके खेलने में मजा नहीं आ रहा। कुछ दांव पे ना लगे तो क्या मतलब? ठीक है, आप जो कहेंगे मैं दांव पर लगा दूंगी। वादा करो, खेल छोड़ के भागना मत। अरे हाँ मामा जी, पक्की बात। क्योंकि मेरी बहना कच्ची खिलाड़ी है, तो उसकी तरफ से पास से मैं फेंकूंगा। बुढ़ापे में तो वैसे भी हाथ कांप रहे हैं, पास ही क्या फेंकेंगी सासू माँ। बहू को पता नहीं था कि मामा के फेंके पासे हमेशा सही बैठते हैं
वो बस पहली बाजी जीत के खुद को चैंपियन समझ रही थी। अगर मैं हार गई तो बहू को अपने पुराने गहने दे दूंगी, और अगर बहू हार गई तो तिजोरी की चाबी और घर के पैसों के हिसाब की जिम्मेदारी वापस मेरे हाथ में दे देगी। हाँ हाँ, मंजूर है मुझे। अरे रुको तो, थोड़ा सोच समझ के। अरे सोच लिया और समझ भी लिया। दूसरी बाजी शुरू होती है। मामा के फेंके एक भी पासे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। बहू को पसीना आ जाता है, पर सास को टक्कर नहीं दे पाती। आखिरी गोटी के घर में जाने के लिए सास को 1 नंबर चाहिए, जबकि बहू एक बार भी घर में नहीं पहुंची है। अरे क्यों बहू, अब कैसी रही? ये गोटी अंदर जाएगी और तिजोरी की चाबी बाहर आएगी। मैंने बोला था तुमसे कि मामा से पंगा मत लो। मुझे क्या पता था कि ये मामा नहीं, मामा शकुनी है। मामा पासा फेंकता है और सास जीत जाती है और घर की सत्ता वापस सास के हाथ में आ जाती है। बहू रोने लगती है। इतने में ही वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे रो क्यों रही हो बहू? क्योंकि मामा ने मुझे मामू बना दिया। सास बनी डंडे वाली भूत। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना? हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में।
मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया। तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू? अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान, माँ, ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरा ही होता है।